नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये आज हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो कि सभी एग्जामों के लिए अपने महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट अपना जितना करें उतना अच्छा होता है। आपको ये भी पता चलता रहेगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें कितने तक मतलब आप हो रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है। तो प्रैक्टिस सेट से ये चीज़ें अपने आप को पता चलती रहती है कि हम कहाँ अभी वीक चल रहे हैं, कौन से पॉइंट हमारे अभी कमज़ोर हो रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। तो इसमें से कौन सी रचना है जो व्याकरण ग्रंथ है, तो वह है हमारी, इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। कौन सा? और सी सही होगा, उक्ति व्यक्तिकरण व्यक्त प्रकरण। ये कैसी है? ये हमारा व्याकरण ग्रंथ है। और ये रचना किसकी है? ये रचना है हमारी दामोदर कवि की। किसकी रचना है? दामोदर कवि की, दामोदर की। ठीक है, अगर पूछे तो किसकी रचना है? दामोदर की। और कीर्ति पताका किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है ये कीर्ति पताका, विद्यापति की। ठीक है। और चर्यापद किसके हैं? चर्यापद रचना है सबरप्पा की, सबरप्पा। और वर्णरत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर, ज्योतिश्वर ठाकुर की। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ज्योतिश्वर ठाकुर की है। ठीक है। और मैथिली में रचित है। वर्णरत्नाकर किसमें है? मैथिली और गद्य में रचित रचना है। गद्य की पहली रचना है ज्योतिश्वर ठाकुर, मैथिली की। घोटक का तद्भव रूप क्या है? तो घोटक का तद्भव रूप क्या है इसमें? तो वो होगा, तद्भव का मतलब क्यों होता है? तद्भव उसे कहते हैं जो संस्कृत के शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप होता है, वो क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। और जो संस्कृत के शब्द जैसे थे वैसे के वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, तो वो तत्सम शब्द होते हैं हमारे। तो इसमें हमारा कौन सा होगा? घोड़ा। ये तद्भव शब्द है। अश्व, तुरंग और है, ये कैसे? ये तत्सम शब्द है। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ये 1912 में हुआ। और किसकी रचना है? ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और ये अगर पूछे इनके यश का आधार क्या है मैथिली शरण गुप्त के, तो इनके यश का आधार है भारत भारती। और राष्ट्रपिता की मतलब राष्ट्रीय कवि की उपाधि किसे दी गई थी? मैथिली शरण गुप्त को। राष्ट्रीय कवि कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। देसिल बयाना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किससे ने कही है? तो देसिल बयाना सब जन मिठा, तो देसी भाषा सबको मीठी लगती है। तो ये प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये कथन है विद्यापति का। किसका है? विद्यापति का कथन है। और विद्यापति, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति की सारी पंक्तियाँ और वो अच्छे से देख लेना। ठीक है। और विद्यापति किस में आते हैं? आदिकाल में आते हैं। उपजाऊ का विलोम है, तो उपजाऊ का विलोम क्या है? ऊषर है। विलोम शब्द याद करने का हमेशा ध्यान रखना कि विलोम शब्द हमेशा एक साथ याद करना, जैसे उपजाऊ ऊषर और बंजर उर्वर, इस तरह से मतलब लिख के याद करना। ठीक है, लिख के भी नहीं करो तो एक साइड में हाथ रख लेना और याद करते चलना, मतलब एक साथ बोल बोल के याद करना। तो कम से कम एक बात अगर तुम्हें याद नहीं हो रही तो एक बात को कम से कम 3 बार बोलो। बार बार उसे रिपीट करोगे ना तो वो मतलब अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है, तो इनमें अर्धस्वर कौन सा कहलाता है? तो अर्धस्वर हमारे कौन सा है? या और बा। कैसे होते हैं? ये अर्धस्वर होते हैं। आसक्त का विलोम है, तो आसक्त का विलोम क्या है? आसक्त का विलोम क्या है? विरक्त। आसक्त का विरक्त। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो देश विभाजन से संबंधित कौन सा है? झूठा सच। तो झूठा सच उपन्यास किसका है? यशपाल का है। ऑप्शन हमारा इसमें 3 सही है, यशपाल। यशपाल। प्रतियोगिता साहित्य सीरीज के जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आपको कराऊंगी। उसमें देखना आपने कितने क्वेश्चन पढ़ लिए और कितने आपको अभी भी याद आ रहे हैं या कितने कन्फ्यूजन में हो रहे हैं। तो मतलब बीच बीच में एक आध प्रैक्टिस सेट भी कराती चलूँगी और बीच में मतलब आपको जैसे किसी बुक के क्वेश्चन है वो भी करवा दूंगी। तो क्वेश्चन भी अगर आप बहुत सारे करेंगे बहुत सारा सुधार हो जाता है क्वेश्चनों से। कुछ बच्चों का सिलेक्शन तो क्वेश्चन पढ़ने से ही हो जाता है। अगर क्वेश्चन में भी आप अच्छे से देख लो ना, जो उनका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ होता है और क्वेश्चन दिया हुआ होता है, वो भी चीज़ आप अच्छे से देख लो। तो
पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियाँ आती हैं? 5 आती हैं। और पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? कन्नौजी है। कौन सी है? कन्नौजी। ब्रज बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी। और ये किसकी है? और खड़ी बोली। तो ये है पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियाँ। और मगही, मैथिली और भोजपुरी ये बिहारी की बोली हैं। अवधी बंगाली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी की बोली है। रीति काल को अलंकृत काल नाम दिया है। तो रीति काल को अलंकृत नाम किसने दिया है? तो ये दिया है ऑप्शन सी, मिश्र बंधुओं ने। रमा शुक्र रसाल ने क्या कहा? कला काल रीति काल को। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा श्रृंगार काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल। और उत्तर मध्यकाल किसे कहा जाता है? रीतिकाल को। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो वे तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते थे अमीर खुसरो जो है। और अमीर खुसरो कहाँ के थे? एटा जिले के थे। एटा जिले के पटियाली गांव के थे जो अमीर खुसरो थे। और अमीर खुसरो ने जो लिखी थी वो जैसे खालिक बारी है, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरिया, दो सुखने, गजल, ये सब किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो को जैसे खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। तो मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? तो ये है आधे अधूरे। किसका है? मोहन डाकेश का नाटक है ये, मोहन डाकेश का। और मोहन डाकेश के नाटक और कौन से हैं? एक तो आधा अधूरा है, लहरों के राजहंस हैं ये, क्योंकि इनके नाटक बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। जन्मने का नागयज्ञ ये है जयशंकर प्रसाद का। और अंधा युग धर्मवीर भारती का है। और तमस भीष्म सायनी का। भारत पाक विभाजन पर आधारित है जो तमस है भीष्म सायनी का। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे बाल गंगाधर खेर। कौन थे? बाल गंगाधर खेर। और राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 7 जून 1955 को। कब हुआ था? 7 जून 1955 को। जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं। तो जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे वाचाल कहते हैं। सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? तो सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? सूरदास, विनय और सोफिया ये किस उपन्यास के पात्र हैं? ये रंगभूमि के पात्र हैं जो। और इनके ये उपन्यास किसका है? ये प्रेमचंद का उपन्यास है। किसका है? प्रेमचंद का। ये वैसे चारों ही प्रेमचंद के उपन्यास हैं। ठीक है। प्रेमचंद के उपन्यास सेवा कर वरदान मिलेगा, प्रेम के रंग से काया निर्मल होगी, गबन कर गोदाम व्यक्ति। इस तरह से इनकी ट्रिक बना के याद कर लेना। ठीक है। और इनका अधूरा उपन्यास कौन सा है प्रेमचंद का? वो अधूरा उपन्यास है प्रेमचंद का मंगलसूत्र। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का। और मन का प्रतीक है मनु मन का। और बुद्धि का प्रतीक कौन सी है? ईड़ा। और कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। और अंतिम रचना है जयशंकर प्रसाद की है। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो ये ऑप्शन इसमें एक है, ये आलोचना। और किसकी रचना है? नामवर सिंह की। किसकी रचना है? नामवर सिंह। या नामवर सिंह की रचना है एक वो पूछी है, कविता के नए प्रतिभान किसकी है? तो ये नामवर सिंह की है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, इनमें कौन सा अलंकार है? तो बिनु पग चले सुनो बिनु काना, इसमें विभावना अलंकार है। जहाँ बिना कारण के कार्य हो वहाँ कौन सा अलंकार है? वहाँ विभावना अलंकार है। जहाँ कारण होने पर भी मतलब कार्य ना हो वहाँ कौन सा विशेषोक्ति अलंकार होता है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो हिंदी में स्वच्छंदतावाद के कवि कौन है? तो इसमें ऑप्शन सी है, श्रीधर पाठक। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? श्रीधर पाठक हैं। आगे देखते हैं, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास है पंचवटी शब्द में। और जैसे दुई यमनम
यमु नम, द्वियमनम आगे आ गया, तो इसमें कौन सा समास होगा? इसमें अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, पंचगंगनम द्वियमनम, तो इसमें कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। समास कितने होते हैं? अगर ऑप्शन में आए तो 6 समास होते हैं। कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेषण और विशेष्य होते हैं, उपमेय उपमान होता है। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। इनमें सिर्फ देखने का क्या होता है? ये होता है देखने का कि आप ना जैसे जो मतलब क्वेश्चन बे ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे कहते हैं कि जैसे मतलब जो विवाद कह लो एक तरह से, जैसे कि मतलब जो देखने में जैसे दुई यमनम है, ये इस तरह से पूछे जाते हैं कि जो देखने में लगे कि दिगु में है लेकिन होते दूसरे में है, वो अपने पूछे जाते हैं। ठीक है, अन्य मनक शब्द का आशय है, तो अन्य मनक शब्द का आशय क्या है? तो यह है जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। धन्य भारत भूवि सब रत्नानी की उपजावनी, ये इस पंक्ति के लेखक हैं। तो इस पे पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है किसकी? बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की पंक्तियां हैं। किसकी है? बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की रचना है। भारतीय हिंदू युग के जो मतलब कवि थे ना, जो ज़्यादातर, तो वे किससे जुड़े हुए थे? सभी पत्र पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे। और भारतीय युग में एक काम उस टाइम मतलब विदेशी शासकों का मतलब जैसे अत्याचार हो रहा था, तो उस मतलब एक राष्ट्रीयता की भावना को जगाने का काम भारतीय हिंदू युग के कवियों ने महत्वपूर्ण करा है। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो ऑप्शन बी सही होगा, महात्मा गांधी पर केंद्रित है। और किसका है ये? गिरिराज किशोर का है। किसका है? गिरिराज किशोर का। ठीक है, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं, तो दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है, तो ये किसका है? दुखम सुखम, ये ममता कालिया का है दुखम सुखम। इनके उपन्यास और भी हैं जो पूछे जाते हैं। एक तो नरक दर नरक है, एक है इनका उपन्यास बेघर, और एक है इनका प्रेम कहानी। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? तो सूर्य की पहली किरण से मतलब सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? तो ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। और ये पूछ लेते हैं, इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि ये किस विधा की रचना है। ठीक है, तो किस विधा की रचना है? नाटक है। किसका? सुरेंद्र वर्मा का नाटक है ये। इनके नाटक और भी हैं, जैसे एक तो इनका है द्रौपदी 8वां सर्ग है, ये पूछे गए हैं। जो कुटिल का विलोम है, तो कुटिल का विलोम क्या है इसमें? कुटिल का विलोम हमारा क्या होगा इसमें? ऋजु। कुटिल का क्या है? ऋजु है। रामानुचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो रामानुचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो रामानुचार्य का है विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद शंकराचार्य, शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, ठीक है, मध्वाचार्य, आधा था होने गई। ठीक है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ये कथन किसका है? तो भक्ति आंदोलन स्वाभाविक चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ये कथन किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं, तो प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? तो प्रबंध चिंतामणि रचना है मेरुतुंग की। किसकी रचना है? मेरुतुंग की रचना है। अगर पूछे मतलब इसमें किससे संबंधित दोहे संकलित है, तो इसमें ना मेरुतुंग में जो रचना है इसमें संकलित है मुंज की, मतलब कुछ दोहे संकलित है इसमें। आगे देखते हैं, ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? क्वेश्चन को एग्जाम में हमेशा अच्छे से पढ़ना नहीं है, सही है, उसके नीचे हमेशा अंडरलाइन करना है ना कि क्वेश्चन मांग क्या रहा। पहले ये सबसे अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, कभी भी कोई मिस्टेक क्वेश्चन पढ़ने में मत करना। तो इसमें है ऑप्शन हमारा कौन सा? 30 का हमारा ऑप्शन होगा इसमें भी सरगुजा। ये ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। धौलपुर, मथुरा और आगरा किसका क्षेत्र है? तो ये ब्रज भाषा का क्षेत्र है।
ब्रजभाषा अगर पूछे सबसे ज़्यादा मतलब विशुद्ध ब्रजभाषा या मतलब अच्छी ब्रजभाषा कहाँ मिलेगी, तो वो मथुरा, अलीगढ़, आगरा, इस तरह से ये यहाँ मिलेगी, जो मतलब एक विशुद्ध ब्रजभाषा बोली जाती है। आदिकाल को बीजवापन काल नाम किसने दिया, तो आदिकाल को बीजवापन नाम किसने दिया, ये है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या दिया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था वीरकाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था वीर गाथा काल, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था वीरकाल, हाँ वीरकाल, विश्वनाथ प्रसाद ने कहा था वीरकाल। आदिकाल के नामकरण देख लेना, बच्चन सिंह ने आदिकाल को नामकरण क्या दिया, ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये है अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल किसने कहा है, ये आदिकाल को ये कहा है बच्चन सिंह ने। और ये क्वेश्चन पूछा गया है उसमें उत्तराखंड जो यूसेट परीक्षा हुई थी अभी। जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है, जिसने मृत्यु को जीत लिया है क्या कहलाता है, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, तो वो होगा मृत्युंजय। मृत्युंजय शुद्ध लिखने के लिए ऑप्शन में दे देते हैं, इसलिए इसे देख लेना कैसे लिखा जाता है। प्रत्यय रहित शब्द बताइए, तो प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, प्रत्यय कौन से होते हैं, जो शब्दांश प्रत्यय के अंत में जोड़े जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। और जो शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं वो क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। तो इसमें कौन सा है, मर्मज्ञ। अतीन्द्रिय शब्द का आशय है, अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या है कि इंद्रियों की पहुंच से बाहर, तो ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। क्वेश्चन हमेशा यही नहीं कि साहित्य पढ़ते रहो, क्वेश्चनों को पढ़ना है आपको साहित्य के साथ में व्याकरण में, क्योंकि व्याकरण के बिना तो कभी भी आप मतलब सक्सेस हो ही नहीं सकते। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए कहलाता है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है सार्वभौमिक। जो मापा ना जा सके, तो इसका लिए एक सही अर्थ क्या होगा, अपरिमेय, जो मापा ना जा सके। उपदेश रसायन के रचयिता हैं, तो उपदेश रसायन किसकी रचना है, ये जिनदास सूरी की रचना है उपदेश रसायन जो है। और इसमें कैसे मतलब गीत शामिल है, इसमें नृत्य गीत या रामलीला से मतलब रासलीला से संबंधित इसमें है। और इनकी रचना भी पूछी आती है, जैसे साली भसूरी की रचना कौन सी है, बाहुबली रास किसकी है, साली भसूरी की। या जिंदा सूरी की कौन सी है, जिंदा सूरी की एक रचना है, धनपाल की तो है भविष्यत कथा, भविष्यत कहा। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला, तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला, अनुच्छेद 343A के अनुसार, किसके, अनुच्छेद 343A के अनुसार। और अनुच्छेद जो 344 है, तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन, राजभाषा आयोग का गठन किसमें, 344 में। और अनुच्छेद 345 और 46 किससे संबंधित हैं, ये है मतलब प्रादेशिक भाषाओं का मतलब जिसमें एक प्रावधान किया गया है। तदीय समास से किसका संबंध है, तो तदीय समास से किसका संबंध है इसमें, तो ये है भारतीय हिंदू हरिचंद का संबंध है तदीय समाज का। तदीय समाज की स्थापना किसने की थी, भारतीय हिंदू ने। पेनी रीडिंग क्लब था और तदीय समाज, और 3 इन्होंने पत्रिकाएं थी इनकी, कवि वचन सुधा, हरिचंद मैगजीन और बाला बोधनी। गोकुलनाथ की रचना का नाम है, गोकुलनाथ की रचना कौन सी है, 84 वैष्णव की वार्ता किसकी है, गोकुलनाथ की रचना है। और 252 वैष्णव की वार्ता किसकी है, वो भी गोकुलनाथ की रचना है। छिताई वार्ता नारायण दास की रचना है। और एक है भक्तमाल नावादास की रचना है।
किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? तो किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? विद्यापति को। विद्यापति, मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव। इन्हें देख लेना अच्छे से, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और ये किसके दरबारी कवि थे? ये कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबारी कवि रहे हैं। कीर्ति सिंह और शिव सिंह के। आदर का विलोम शब्द है, तो आदर का विलोम शब्द क्या होगा? इसमें होगा शुष्क। साये में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं, तो साये में धूप किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार की है साये में धूप। और सीढ़ियों पे धूप किसकी है? रघुवीर साय की। कन्फ्यूजन के लिए दोनों दे रखे हैं, रघुवीर साय भी और दुष्यंत भी, ठीक है। इसलिए इन्हें ध्यान करके अच्छे से या एक साथ याद करना है। साये में धूप दुष्यंत कुमार और सीढ़ियों में धूप रघुवीर साय। पुरुष शब्द का विलोम है, तो पुरुष शब्द का विलोम क्या है? तो पुरुष शब्द का विलोम इसमें हमारा है ऑप्शन, इसमें है कोमल। कौन सा है? कोमल। अकाल पुरुष गांधी किस से जीवन से संबंधित है? तो अकाल पुरुष गांधी किसके जीवन से संबंधित है? जो जीवनी लिखी है, किसने लिखी है अकाल पुरुष जीवनी? तो ये जैनिन ने लिखी है और गांधी जी के जीवन की पर लिखी हुई है। सबसे ज़्यादा अगर जीवनी साहित्य में देखो तो जीवनी में सबसे ज़्यादा जो अगर ऑप्शन में आ जाए पूछे किसके लिए लिखी गई है, तो वो गांधी जी के लिए सबसे ज़्यादा जीवनी लिखी गई। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा है देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो उच्चतर जो देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, फर्राटा, अड़ियल, घुमक्कड़, ये देशज प्रत्यय के उदाहरण है, ठीक है। और तदित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो, कृत और तदित। ठीक है। कृत प्रत्यय किसने में लगते हैं? धातु में लगते हैं या क्रिया में लगते हैं। और तदित प्रत्यय किस में लगते हैं? संज्ञा और सर्वनाम में। क्या लगते हैं? तदित प्रत्यय। अब हम का विलोम होगा, तो आवाहन का विलोम क्या होगा? विसर्जन होगा। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, तो इसमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? तो वह है दुर्गुण। दू इसमें क्या उपसर्ग लगा हुआ है? दुर्गुण में दुर उपसर्ग है, इसमें दूर। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो ये की है विष्णु स्वामी ने। किसने की है? विष्णु स्वामी ने। राम वृक्ष बेनुपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत की है? तो राग वृक्ष बेनुपुरी की कौन सी कृति है? यात्रा वृत्तांत है। तो पैरों में पंख बांधकर, एक है इनकी, दूसरी उड़ते चलो उड़ते चलो। अप्रवासी की यात्रा है, नगेंद्र की है ये यात्रा वृत्तांत। और मेरी यूरोप यात्रा ये है गणेश, शायद गणेश जी की, हाँ गणेश नारायण स्वामी की। गणेश मेरी यूरोप यात्रा उनकी भी है, राहुल सांकृता है इनकी। सागर की लहर, यह है सागर की लहरों पर। भगवत चरण उपाध्याय का यात्रा वृत्तांत है सागर की लहरों पर। निम्न में से कौन सा अर्थ अलंकार है? इनमें से कौन सा अर्थ अलंकार है? अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3, अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार और उभय अलंकार। तो अर्थ अलंकार कौन सा है? रूपक, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा, ये कैसे अलंकार हैं? ये शब्द अलंकार हैं। कैसे हैं? शब्द अलंकार। बल्लवाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, तो बल्लवाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? अणुभाष्य। किसकी रचना है? बल्लवाचार्य की रचना है अणुभाष्य। और अणुभाष्य जो रचना है इनकी बल्लवाचार्य की, ये इस कृति को पूरा नहीं कर पाए थे। किसने पूरा कराया था? ये विट्ठलनाथ ने पूरा कराया था, इनके पुत्र विट्ठलनाथ ने। किसने पूरा कराया था? विट्ठलनाथ ने। केशव कहीं न जाए, ये पंक्ति किस कवि की हैं? तो केशव कहीं न जाए पंक्ति किसकी हैं? ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं और किससे ली गई हैं? विनय पत्रिका से। और इसमें कितने पद हैं जो इसके विनय पत्रिका के पूछे आते हैं? 269, शायद 79, हाँ 79, 269 है, 1 कम 80। निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? इसमें से कौन से रचनाकार का नाम सही नहीं है? तो फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ सिंह की रचना है। मैं उस जनपद का कवि है, त्रिलोचन की रचना है। सीढ़ियों पर धूप, रघुवीर साय की रचना है। ये किसकी है? रघुवीर
सहाय की रचना है। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। ये सब पूछी गई एग्जाम में अलग अलग। निम्न में से कौन सी रचना उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है? कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। हिमकीर्तनी हिम तरंगणी दोनों रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। हल्दी घाटी श्याम नारायण चतुर्वेदी की रचना है। और रसवंती ये रसवंती हैं, सियाराम शरण गुप्त की नहीं है, ये रचना है रसवंती, मैं अभी भूल रही हूँ। रसवंती है दिनकर की, दिनकर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है रसवंती जो है। ठीक है। किस शब्द में आ प्रत्यय नहीं है, तो किसमें आ प्रत्यय नहीं है? तो इसमें हमारा आदरणीय में आ प्रत्यय नहीं है। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ में कौन सी संधि है? ये व्यंजन संधि है, जगत धन नाथ। तो इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। तो क्या हो गया? जगत धन नाथ, तो जगन्नाथ। तो इसमें कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? अपनी 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है, तो संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं संपत्ति शास्त्र के लेखक, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध और पूछा जाता है, साहित्य सीकर। अगर साहित्य सीकर है तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। और साहित्य सहकर, तो साहित्य सहकर किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, इतना अंतर है इनमें दोनों में, ध्यान से देख लेना। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो ये क्या है? ये अव्यय है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आप ऐसे पूछ लेते हैं अव्यय की परिभाषा, तो जिस शब्द के मतलब जिस शब्द के लिंग वचन पुरुष कारक इत्यादि के कारण कोई विकार ना हो या मतलब कुछ परिवर्तन ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अव्यय कहते हैं। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो साखी किसका है? ये विजयदेव नारायण शाही का काव्य संग्रह है साखी। और इनके काव्य संग्रह एक मछली घर भी पूछा जाता है, एक लघु मानव के बहाने, हिंदी कविता पर एक बहस। ठीक है, ये इनके पूछे जाते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ है, तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? इनमें से महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और कब से रहे? 1903 से 1920 तक रहे ये। इनसे पहले थे श्याम सुंदर दास, और इनके बाद रहे देवी दत्त शुक्ल। हिंदी में दोस्तों, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का अतीत किसकी रचना है? तो हिंदी साहित्य का अतीत है ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। और ये कितने भागों में? 2 भागों में। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? सारे रस देख लेना। रस कितने होते हैं? 9 होते हैं। और नाट्य शास्त्र में कितने रस माने? भरत मुनि ने 8 माने हैं। और इन रसों के स्थायी भाव देख लेना सबके, क्योंकि किसी भी एग्जाम में कई बार तो 2-3 क्वेश्चन ही रस से आ जाते हैं। तो समझ लो अगर रस भी आपके अच्छे तो 3-4 क्वेश्चन तो एकदम अच्छे से हो ही जाते हैं। तो इसलिए रस है, अलंकार है, छंद है। और छंद में तो मतलब मात्राएं लगानी देख लेना, तो आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। सॉरी दोस्तों, बीभत्स का स्थायी भाव क्या है? जुगुस्सा। अद्भुत, विस्मय। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? तो निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? तो वो थे इंदु पत्रिका। इंदु पत्रिका किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद सुधा समन्वय मतवाला से संबंधित कौन थे? ये निराला। भारतेंदु ने यात्रा वृत्तांत संबंधी कौन सी रचना लिखी? तो भारतेंदु ने यात्रा वृत्तांत संबंधी कौन सी रचना लिखी? तो इसमें लिखी थी सरयू पार की यात्रा। ऑप्शन हमारा डी होगा सही। एक तो इन्होंने लखनऊ मतलब यात्रा वृत्तांत पे इन्होंने लिखा हरिद्वार की यात्रा, बैद्यनाथ धाम की यात्रा, लखनऊ की यात्रा। ये सब किसके हैं? ये भारतेंदु हरिचंद के हैं। अंगद पैच की रचना किसने की? तो अंगद पैच की रचना किसने की? ईश्वर दास ने। सत्यवती मलिक,
सत्यवती कथा, भरत मिलाप, और अंगद पैर सत्यवती की भरत मिलाप। ये किसकी रचना है? ईश्वरदास की। और ईश्वरदास कैसे कवि थे? ये राम भक्त हैं। ठीक है, राम भक्त अगर पूछा जाए ऑप्शन में तो कौन से थे? राम भक्त थे। शालिवा सूरी का रचना का नाम है, तो शालिवा सूरी की रचना का नाम क्या है? भारतेश्वर बाहुबली रास। साली कैसी थी? साली थी बाहुबली। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? इसमें से रेखाचित्र विधा की रचना कौन सी नहीं है? ये है, इसमें रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है। कठगुलाब। कठगुलाब है मृदुला गर्ग का उपन्यास है। मृदुला गर्ग का उपन्यास है। और पुरानी स्मृतियाँ, छड़ बोले कड़ मुस्काए, रेखाएं बोल उठी। तो रेखाएं बोल उठी किसका है? देवेंद्रनाथ सत्यार्थी। और छड़ बोले कड़ मुस्कुराए ये है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। पुरानी स्मृतियाँ ये पूछा गया है, ये प्रकाश चंद्र गुप्त का है। प्रकाश चंद्र गुप्त का। निम्नलिखित में कौन शिलांकृत कृति है? इसमें से शिलांकृत कृति कौन सी है जो दे रखी हैं? तो इसमें कृति है, शिलांकृत कृति हमारी राउलवेल। राउलवेल किसकी रचना है? रोड़ा कवि की रचना है। किसकी है? रोड़ा कवि की। रोड़ा। और ये कैसी रचना है? गद्य पद मिश्रित रचना है। और इस रचना में कलचुरी वंश की 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन इसमें दे रखा है। पहली रचना है जो शिलांकृत रचना है। पाहुन-दौड़ा राम सिंह की रचना है। प्राकृत पेंगलब किसकी रचना है? बंशीधर की रचना है। बंशीधर। ठीक है, ये सब पूछी जाती हैं। बड़ रत्ना का ज्योतिषवर ठाकुर की रचना है। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो अर्धकथानक ये आत्मकथा है बनारसी दास जैन की। हिंदी की पहली आत्मकथा है जो पद में लिखी गई और ब्रज भाषा में है और दोहों में लिखी गई है। और इसका समय क्या है? 1641 समय है। इसका समय पूछ लेते हैं। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? ये रिपोर्टार्च विधा की रचना है। लक्ष्मीपुरा जो है ये किसका है? शिवदान सिंह चौहान का है। लक्ष्मीपुरा किसका है? शिवदान सिंह चौहान का। और हिंदी का पहला रिपोर्टार्च कौन सा है? लक्ष्मीपुरा है, जो शिवदान सिंह चौहान का। और कौन सी पत्रिका में छपा था? ये रूपा पत्रिका में छपा था। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? ये रिपोर्टार्च विधा की रचना है अल्मोड़े का बाजार। और अल्मोड़े का बाजार ये है प्रकाश चंद्र गुप्त का। प्रकाश चंद्र गुप्त का। अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का अकाल, स्वराज भवन, ये रिपोर्टार्च है इनके। निम्न में से कौन सी रचना रचनाकार का युग्म सही नहीं है? इसमें से काव्य निर्णय भिखारीदास की रचना है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। और रस विलास चिंतामणि की रचना है। भाव विलास देव की रचना है। किसकी है? देव की रचना है भाव विलास। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। तो साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? नवम सर्ग है। उर्मिला का वियोग वर्णन दे रखा है जिसमें। और साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और साकेत में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं साकेत में। साकेत की नायिका कौन है? उर्मिला है। उर्मिला है। फणेश्वर नाथ रेणु की कहानी है। तो फणेश्वर नाथ रेणु की कहानी कौन सी है? रस प्रिया है। फणेश्वर नाथ रेणु की कहानी जो है, इनकी कहानी और कौन कौन सी हैं? जैसे ठुमरी है, अग्निखोर है, आदिम रात्रि की महक है, लालपान की बेगम है, माँ और तीसरी कसम। किसकी कहानी है? सब फणेश्वर नाथ रेणु की कहानी है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? तो इनमें से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया का है, ये सही है। और इसमें पहल ज्ञान रंजन की, ये सही है। तद्भव अखिलेश की, दस्तावेज रामचंद्र तिवारी की। तो ऑप्शन हमारा इसमें डी गलत है।
कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है, तो कढ़ाई से गिरा और चूल्हे में आ पड़ा, तो मतलब क्या है इसका भाव? एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी इस पंक्ति के रचनाकार हैं। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? रैदास हैं। और मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास थे। मीराबाई के गुरु थे रैदास। ठीक है। और कैसे है? ये संत हैं, संत कवियों में आते हैं रैदास जो हैं। और ये अगर क्रम में पूछने को आ जाए तो कबीरदास से बड़े थे रैदास। झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यास की करती है? तो झीनी बीनी चदरिया किसकी है? अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है। उद्योग का संधि विच्छेद है, तो उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन योग। तो ऑप्शन हमारा इसमें एक सही होगा। और इसमें कौन सी संधि है उद्योग में? व्यंजन संधि है। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता है, तो प्रबोध पचासा ग्रंथ किसका है? तो ये पद्माकर का है। प्रबोध पचासा हिम्मत बहादुर विरुद्धावरी पद्माभरण जगत विनोद गंगा लहरी और इनकी रचना है कली पचीसी। ये सब रचनाएं किसकी हैं? पद्माकर की हैं। प्रेम का पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता हैं। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं बोधा की। किसकी पंक्तियां हैं? ये बोधा की पंक्तियां। बोधा की प्रेयसी पूछी जाती, वो कौन थी? तो सुभान थी। बोधा की प्रेयसी जो है सुभान थी। और बोधा मतलब कहाँ? जो पन्ना नरेश थे उनके दरबारी कवि थे बोधा जो थी। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तमस है। भीष्म सायनी का जो है सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया। और बलचनामा ये उपन्यास है नागार्जुन का, जो आंचलिक उपन्यास है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का है, अमृतलाल नागर का। अपने अपने अजनबी किसका? आज्ञे का है। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये कथन किसका है? तो ये कथन है जयशंकर प्रसाद का कथन है। क्योंकि जयशंकर प्रसाद के नाटक ऐसे नहीं थे जो रंगमंच के लिए मतलब अच्छे हों, क्योंकि रंगमंच पे प्रस्तुत करने के लिए उसमें क्योंकि दृश्य और वो इतने बड़े बड़े थे कि मतलब प्रस्तुत करना बहुत मुश्किल था। इनका एक नाटक है जो ध्रुव सामनी, तो अगर उसके पूछे तो वो मतलब रंगमंच के लिए कौन सा सही था इनका एक नाटक जो रंगमंच पे, तो वो था ध्रुव सामनी। कलश का पर्याय है, तो कलश का पर्याय क्या है? कुंभ है। चंद्रिका का पर्याय है, तो चंद्रिका का पर्याय क्या है? कुमुदी है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, तो बिहारी हिंदी की बोली कौन सी है? मगही, मैथिली और भोजपुरी किसकी है? बिहारी की बोली है। सर्वेश दयाल सक्सेना की नाट्यकृति का नाम है, तो सर्वेश दयाल सक्सेना की नाट्यकृति का नाम क्या है? तो यह है बकरी, सर्वेश दयाल सक्सेना की। और बकरी बिलाप, बकरी बिलाप ये है भारतेंदु की। प्रत्येक का संधि विच्छेद है, तो प्रतिधन एक। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन एक। प्रत्येक, वो इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है प्रत्येक में। पाप और पुण्य चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो पाप और पुण्य को लेकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? चित्रलेखा किसका है? भगवती चरण वर्मा का है। आखिरी दा भूले बिसरे चित सामर्थ्य और सीमा ये किसके मतलब उपन्यास है? ये भी भगवती चरण वर्मा का। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था चेतना, एक विलासी आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इनमें कौन सा रस है? इनमें शांत रस है। शांत रस किसने दिया था? उद्ध भट्ट ने। निम्न से कौन उपन्यास उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? इसमें से कौन उपन्यास और उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा है? मुझे सूरज चाहिए, मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा का नहीं है। मुझे चांद चाहिए, सूरज की जगह चांद होना चाहिए। तत्सम राजी सेठ का है, ये सही है। आवा चित्रा मुद्रगल का उपन्यास है। मन्नू भंडारी का महाभोज, मन्नू भंडारी का उपन्यास है।
खेत कोतुकम किसकी रचना है? तो खेत कोतुकम किसकी रचना है? ये रहीम की रचना है। खेत कोतुकम और सिंगार सोष्ठा मदनाष्ठा किसकी रचना है? ये सब रहीम की रचना है। और रहीम किसके सखा थे? तुलसीदास के सखा कौन थे? रहीम थे। रस खान को रामचरितमानस पहली बार तुलसीदास ने किसको सुनाई थी? रस खान को सुनाई थी। अरुणीय मधुमेह देश हमारा, यह किसने कहा? तो अरुणीय मधुमेह देश हमारा, तो ये चंद्रगुप्त नाटक में कालनेरिया ने कहा था ये कथन। और किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का है। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू की रचना है कौन सी? पौचर्यू। पौचर्यू, ठीक है। पौचर्यू किससे संबंधित है? राम काव्य से संबंधित है ये। और उसमें कितने कांड दिए? इन्होंने 5 दिए हैं। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो परमानंद में कौन सा? परम है जो आनंद, इसका अगर हम वो करेंगे खंड तो परम है जो आनंद इसका अर्थ है। तो इसमें क्या होगा? कर्मधारय समास। किस शब्द में आ उपसर्ग है? तो किस शब्द में आ उपसर्ग है? तो आ में अभाव में आ उपसर्ग है। सरहप्पा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो सरहप्पा का संबंध निम्नलिखित में किससे है? सिद्धों में से है। और सिद्ध कितने थे? 84 थे। और नाथ कितने थे? 9 थे। इनकी संख्या पूछी जाती। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? इनमें से अष्टछाप के कवि कौन से नहीं है? तो इसमें ऑप्शन 2 मतलब डी सही है। सुंदरदास। सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे और संत थे। ये संत है। और श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन थे? सुंदरदास थे। बिहारी किस धारा के कवि हैं? तो बिहारी किस धारा के कवि हैं? ये रीति काल के रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। रीति काल को 3 धाराओं में बांटा गया, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। और बिहारी की एकमात्र रचना है कौन सी? बिहारी सतसई है। और बिहारी सतसई में किसने दोहरे हैं? 713 भी आते हैं और 719 भी आते हैं। ठीक है, कितने? 713 और 719 भी आते हैं। और किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। और ये मुक्तक है। कैसे है? मुक्तक रचना है। और किस में लिखी हुई? दोहों में लिखी हुई। प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? तो प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? तो ये आदर्शमुख यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। क्योंकि प्रेमचंद ने पहले आदर्शवादी उपन्यास लिखे, फिर उसके बाद यथार्थवादी उपन्यास लिखने लगे। तो आदर्शमुख यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। और इनका उपन्यास जो गोदान है वो कैसा उपन्यास है? यथार्थवादी उपन्यास है वो। अमृतलाल नागल के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण है? तो खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण है? वो सूरदास के जीवन का चित्रण है। और मानस के हंस में किसका चित्रण है? तुलसीदास का। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? तो अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? तो वो छायावादी काव्यधारा पर दिखाई देता है। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपर्युक्त काव्य पंक्ति किस कविता से है? तो दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये सरोज स्मृति की पंक्तियां हैं। और किसकी हैं? निराला की पंक्तियां हैं ये। ठीक है, ये पूछी जाती है एग्जाम में। रस आखेटक के रचनाकार हैं। तो रस आखेटक किसकी रचना है? ये कुबेरनाथ राय की रचना है रस आखेटक जो है। और कुबेरनाथ का क्या है? ये निबंध रस आखेटक। निम्नलिखित में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? इनमें से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? जीप पर सवार इल्या किसका है? ये शरद जोशी की है। शरद जोशी की रचना है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दुर्ओर और प्रेमचंद के फटे जूते किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की रचना है। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो ये रचना है यात्रा वृत्तांत है। किसका? अज्ञे का। और ये विदेश यात्रा से संबंधित है इनका। विघ्न वन भूमि बेत्र लतावती निम्नलिखित में से किसका विशेषण है? तो ये किसका विशेषण है हमें बताना। तो ये है प्रतिहारी का विशेषण। श्रेयपति श्रीमती शासितु जगत में श्रीमती शब्द निम्नलिखित में से किसका विशेषण है?
तो ये किसका विशेषण है? ये है नारद का विशेषण। सती च योतिष प्रकृति सुनिश्चय पुमांस सभ्यते भावो त्रे बस्ती। पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत हैं? तो ये पंक्तियाँ किससे हैं? तो ये पंक्तियाँ ली गई हैं, ये पंक्तियाँ मैं आपको कमेंट बॉक्स में नीचे डाल दूंगी पंक्तियाँ किससे ली गई हैं, क्योंकि या तो शिशुपाल बद्धम की है, मुझे ध्यान, ये शिशुपाल बद्धम की पंक्तियाँ शायद। येन अंग विकारा इतभूत लक्षणे सूत्रों से विभक्ति होती है। तो येन अंग विकारा इतभूत लक्षणों सूत्र से विभक्ति होती है, तो इसमें तृतीय विभक्ति होती है। किसी अंग में विकार होने पर कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति। दाक्षी में स्त्री प्रत्यय है, तो दाक्षी में स्त्री प्रत्यय कौन सा है? तो वो है डीस, स्त्री प्रत्यय दाक्षी में। कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग हुआ है? तो कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग हुआ है? तो कादम्बरी रचना किसकी है? बाण भट्ट की रचना है, बाण भट्ट की रचना है। और किस रीति का प्रयोग हुआ है? पांचाली रीति का प्रयोग हुआ है। वैसी प्रथमे सूत्र से विहित प्रत्यय है, तो वैसी में सूत्र से विहित प्रत्यय है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? डीस प्रत्यय है। अवेस्ता भाषा है, तो अवेस्ता भाषा किस उसकी है? बरकी, तो ये ईरानी भाषा है अवेस्ता जो है। भाषा के धातु सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो भाषा के धातु सिद्धांत के प्रतिपादक कौन से हैं? तो ये मैक्स मूलर हैं। जो भाषा का धातु सिद्धांत किसने दिया? मैक्स मूलर ने। कर्मवाच्य संभव है, तो कर्मवाच्य संभव है इसमें से केवल सकर्मक में। देखो इसमें ये छोटे छोटे क्वेश्चन, कर्मवाच्य, भाववाच्य, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कृतवाच्य। यास का संबंध है, तो यास का संबंध किससे है? निरुक्त से है यास का संबंध जो है। नक्षत्रवाची शब्द का काल विशेष को प्रकट करता है, तो विभक्ति होती है, तो इसमें कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें हमारी तृतीय सप्तमी विभक्ति होती है। यशस्य च प्राधान्यन अलंकारता में किस अलंकार का निषेध किया गया है? तो इसमें रसबद्ध अलंकार का निषेध किया गया है। लिम्पित तमोयंगनी वर्षता वांजन नमा अस्त पुरुष से शिव दृष्टि बिर्फ लता गता में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमारा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। इनमें से कौन काव्य प्रयोजन नहीं है? तो इसमें से कौन सा है जो काव्यों का प्रयोजन नहीं है? तो उपर्युक्त सभी जो हैं वे काव्य के प्रयोजन नहीं है। काव्य के प्रयोजन कौन कौन से हैं? काव्य के प्रयोजन होते हैं व्युक्ति, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये काव्य के प्रयोजन है। ठीक है, तो इसमें काव्य का प्रयोजन एक अभ्यास दे रखा है, इसमें जो ये दे रखे है ना, जो नहीं है, तो ये मतलब क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है कि लिखा हुआ होना चाहिए कौन सा है। ठीक है, इसमें तो इसमें जैसे अगर जैसे मम्मट के पूछ लेते काव्य के प्रयोजन कितने माने, तो 6 माने हैं मम्मट ने काव्य के प्रयोजन। यश के लिए, धन के लिए, आचार के लिए, परिज्ञान के लिए, अर्थ निर्माण के लिए, आनंद के लिए, उपदेश के लिए। ठीक है, इन्होंने काव्य प्रयोजन 6 माने मम्मट के पूछे जाते हैं। ये आपके 2 क्वेश्चन डाउटफुल हैं, एक तो 124 नंबर का, एक पीछे, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी ये क्वेश्चन अगर मुझे कहीं लगता है तो। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहो, अपना देखते रहो, क्वेश्चनों को करने से ही आपकी समस्या का समाधान होगा जितने क्वेश्चन करोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। ऐसी प्रैक्टिस सेट बीच बीच में आपको कराती रहूँगी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।